नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पे आपका स्वागत है। बात करते हैं सोनम केस की। इस केस में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। क्या शिलोंग पुलिस की गलती अब सामने आ रही है? क्या इन दोनों आरोपियों को बेल इतनी जल्दी मिलने का क्या मतलब है? क्या जांच में वो बातें सामने नहीं आई? क्या ये लोग साजिश में शामिल नहीं थे? ऐसे तमाम सवाल जो अब उठने लगे हैं। और अब चूंकि दो आरोपियों को बेल मिल गई है, तो ऐसा क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और आरोपियों को भी बेल मिल जाएगी? प्रवेश, दो आरोपियों की पहले बात बताइए, किन को बेल मिली और आधार क्या थे बेल मिलने? देखिए, लोकेंद्र सिंह तोमर जो पहले आरोपी हैं और दूसरा है बलबीर अहिवार। अब देखिए, जो लोकेंद्र सिंह हैं ये फ्लैट के मालिक थे, जिस फ्लैट में वो रेंटेड फ्लैट में वो रुकी थी, और बलबीर जो है वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है। पुलिस ने ये आरोप लगाया था कि जब ये फरार हुई थी, जब ये खबर हर जगह चल रही थी और ये शिलोंग से जब ये इंदौर जाकर उस फ्लैट में रह रही थी, तो मकान मालिक को मालूम था ये कौन है। मकान मालिक को बाकायदा ये चीज़ें मालूम होने के बावजूद उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। वह मकान मालिक के एडवोकेट की तरफ से कहा गया, वकील की तरफ से, कि वो सोशल मीडिया और न्यूज़ से इतने ज़्यादा वो नहीं थे, मतलब कनेक्टेड नहीं थे, तो उन्हें इस खबर के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। उन्होंने जिस हुलिया में देखा था लड़की को, तो उन्होंने कहीं से भी कनेक्ट नहीं कर पाया। उन्हें नहीं पता था ये सोनम रघुवंशी और ऐसा ऐसा कुछ केस चल रहा है, जिसकी वजह से उनका वो यहाँ रुकी है। फिर जब बाद में इन सब चीज़ों का पता चला तो वो डर गए, और कहीं ना कहीं वो जो ब्रोकर है उन्होंने उनके घर से सामान निकाल के फेंक दिया कि कहीं ना कहीं मेरा नाम ना फंस जाए इन सब चीज़ों में। ये मेरे यहाँ आके रुकी थी, मेरा तो सिर्फ रेंट से लेना देना था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जज को भी ये बात लगी कि इस डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मर्डर केस में नहीं है, कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके वजह से इन दोनों को जज साहब ने बेल दे दी। आपको ये भी बता दूं, जो दोनों को बेल देने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि शिलोंग जो तीसरा आरोपी है, ये वो आरोपी है जो सीसीटीवी में नजर आया था, और ये वो आरोपी है जिस पर आरोप था जिसने सोनम के बैग को छिपाया था रतलाम में। हम सबको याद है कि अपने ससुराल वो ले गया था, बैग को छिपाया था जिसमें लैपटॉप था, पिस्टल थी, पैसे थे, ज्वेलरी थी, ये तमाम ऐसी चीजें थी जो उसने छिपा दिया था। तो फिर कोर्ट ने सवाल किया कि इन दोनों का क्या रोल है, यानी लोकेंद्र का और जो दूसरा आरोपी है सिक्योरिटी गार्ड, इनका क्या रोल है? क्या इनको पता था? क्या इनके पास से कोई रिकवरी हुई? सवाल था नहीं, जवाब था नहीं, कोई रिकवरी इनके पास से नहीं हुई। रिकवरी किसके पास से हुई? शिलोंग के पास से। रिकवरी किसके पॉइंट ऑफ व्यू पर हुई? शिलोंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे में क्या ये लोग साजिश का हिस्सा थे? अब इसको लेकर कोर्ट ने ये कहा कि बातचीत होने का मतलब ये नहीं है कि साजिश का हिस्सा थे। देखिए, शुरुआत में आपको याद होगा, हमारे व्यूअर्स को भी याद होगा, जब हमने वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि इन लोग को सबसे पहले बेल मिल जाएगी और जल्दी बेल मिलेगी। जैसे ही ये कोर्ट में प्रोसीडिंग में आएगा इन्हें बेल मिल जाएगी, क्योंकि हमें खुद नहीं लग रहा था कि इनका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट है मर्डर केस से, और ये कोई ऐसी चीज़ छुपाने की कोशिश नहीं करे थे। एक नॉर्मल इंसान होता है, उनके घर में मैंने देखा है जब भी सुसाइड केसेस होते हैं तो पहले रूम मालिक डर जाता है, अगर उनका रेंटेड अपार्टमेंट, डर जाता है कि अरे यार मेरे घर में कर लिया, मैं फंस जाऊंगा। भले ही वो ना फंसे, कुछ ना हो, उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाता है, तो लोगों को डर लगता है। इस वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात लेट जाकर पुलिस वालों से बताई, और पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन आए तब पता चला कि ये तो सोनम रघुवंशी वही लड़की है जो टीवी पे आ रही है। इससे पहले उन्हें नहीं पता था। ऐसी दलील जो है वो पुलिस वालों को दी गई इनके तरफ से और कोर्ट में दी गई। लेकिन चिराग जी, जो बाकी आरोपी हैं उनका छूटना नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों मैं कह रहा हूं आपको समझिए। जो सोनम के साथ राज और उसके जो 3 दोस्त जिन्होंने मर्डर में सीधा सीधा हत्या और हत्या की साजिश में शामिल है। प्योर और बहुत ऐसे एविडेंस है, क्रूशल एविडेंस है, जो ये बात की पुख्ता वो करते हैं कि भाई ये लोग उस स्पॉट पर थे, ये लोग ने मर्डर किया और ये एक प्लान मर्डर है इन लोगों के हिसाब से। पहली चीज़ें थी जो हमने एविडेंस बताया था, जो वेपन मिला है, जो डेड बॉडी जो रिकवर की गई है, इन लोगों की लोकेशन, इन लोगों की फ़ोन कॉल डिटेल्स, इन्होंने जो पैसा दिया, इन्होंने जहाँ से औजार खरीदे। अगर देखिए, 2 आरोपियों ने शुरुआत में कहा था हम इनके साथ नहीं, जब औजार खरीदने गए तो तीनों थे ना साथ में, तब पूछा नहीं वेपन क्यों खरीदा जा रहा है। जब उनके सामने कत्ल हो रहा था इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कत्ल होने वाला है, तो तुम 3 क्या कर रहे थे, पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। ऐसे तमाम सवाल थे। इन्होंने बचने की कोशिश तो की, मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान बदलने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता तीनों को ज़रा भी राहत मिलने वाली है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जेल से सोनम ने 3 फोन किए हैं। 3 फोन किसको किया अभी तक इसकी जानकारी तो नहीं है, क्योंकि जेल प्रशासन इसकी जानकारी नहीं देगा, वो उनका पर्सनल है। परिवार वालों को बात की, ये पता चल गया था बाद में। तो देखिए, परिवार से उसने कन्वे किया होगा, और उनके भाई ने तो पहले ही कहा था कि अगर मेरी बेटी, मतलब मेरी बहन का अगर कोई इसमें रोल नहीं होगा तो मैं कहीं ना कहीं हम उसके साथ हैं, और अगर उसका कोई इस तरह का रोल है, उसने अगर ये किया है, तो हम उसके साथ नहीं खड़े, हम जो है राजा की फैमिली के साथ खड़े हैं, और राजा की फैमिली को हम असिस्ट करेंगे। राजा की फैमिली को यहाँ तक कि हम लीगल एड भी देंगे, हम अपना वकील करवाएंगे राजा की तरफ से। और वहीं जो राजा के भाई है उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। शुरुआत से जो परिवार है वो नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है,
लेकिन पुलिस का कहना है, और पुलिस अभी इस विचार पर ज़्यादा विचार नहीं कर रही है। उसकी वजह साफ है, क्योंकि नार्को टेस्ट अगर इन केस रिपोर्ट कुछ ऊपर नीचे होती है तो केस इफेक्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी कोई लीगल एडमिसिबिलिटी नहीं है। तीसरी बात, जो इस केस में जिस तरह से प्रवेश बता रहे थे कि जब पूछताछ हुई थी, जो परिवार सोनम ने मिलने की इच्छा जाहिर की थी, वो आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की है, जिसमें अपने भाई से और पिता से। हालांकि गोविंद के पैतरे को लेकर कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, यानी सोनम के भाई के पैतरे को। उनका कहना है कि ये अचानक क्यों बदल गए। पहले तो रोते रोते राजा के परिवार के पास आए, वहाँ इमोशनल हुए, ये कहा कि जब मैंने सोनम को देखा तो उसकी आंखें झुक गई। मैंने उससे पूछा क्या तुमने मर्डर किया है, उसने कोई जवाब नहीं दिया। और अब अचानक कह रहे हैं कि मैं रक्षाबंधन पर जेल जाऊंगा और उससे एक बार फिर पूछूंगा। बिल्कुल, और उनकी तरफ से 2 बार ये कहा गया कि क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं उनकी बहन जो है माइट भी, उन्हें लग रहा है कि राजा और इन लोग के झांसे में आ गई, या इन लोग ब्लैकमेल वगैरह कर रहे हो उसको, इस तरह की चीज़ें हुई। उनके मतलब मन में 2-4 शंका है। वो चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूँ और ये सब चीज़ें मुझे मेरी बहन बताए कि क्या कुछ हुआ था। पहले क्या उनको नहीं पता है ना, अभी तक बहन से बात नहीं हुई ना चिराग जी, बहन से तो बात ही नहीं हो पाई। अगर बहन से बात होगी तब उन्होंने बोला कि चीज़ें क्लियर होंगी तो मैं उन सब चीज़ों पे बाद में डिसीजन ले पाऊंगा, क्योंकि कंडीशन कोई नहीं जानता। बहुत बार ऐसा होता है कंडीशन, मैंने बहुत बार देखे ऐसे मर्डर केस भी होते हैं जिसमें ब्लैकमेल कर रहा था, दोनों ने मिलकर मार दिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं और कई बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं एक बार जानूँ, मैं एक बार, तो मैंने बोला, मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप रुको, आप चार्जशीट का वेट करो, चार्जशीट पढ़ो आप, उसमें सब सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जाएंगी। हाँ, और बात भी करो, देखिए हक बनता है पेरेंट का, मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने कोर्ट में जितने भी केसेस देखे मोस्टली परिवार वाले ही जाते हैं लड़ने के लिए, रेप केस हो, मर्डर केस हो, सब जगह। तो कोई बहुत वैसी बात नहीं होगी कि अगर उनके भाई चले जाए, बट ऑब्वियसली फैमिली जाती है, क्योंकि फैमिली कितना भी बड़ा कोई क्राइम कर ले, फैमिली छोड़ नहीं पाती हाँ अपने बच्चों को। और ये बात कोई कितना भी कह ले कि हम उसे त्याग दिए, तब मतलब बहुत रेयर केस होता है, बाद में तो फैमिली लड़ती है केस। क्योंकि इस केस में अब आने वाले वक्त में चार्जशीट फाइल होगी, आने वाले वक्त में इस मामले में देखना होगा कि जेल से क्या अपडेट सामने आते हैं। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।